Good morning everyone. Okay, this video is especially for PhD student. क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर रिसर्च प्रपोजल. अब बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोजल हम बनाएंगे कैसे और रिसर्च प्रपोजल में हमको कौन कौन सी अपनी हेडिंग्स पे टारगेट करना है और रिसर्च प्रपोजल को किस तरीके से बनाना है, कैसे समराइज करना है, उस पर हम बात करेंगे. दूसरी सबसे मेन बात यह है कि जिस टॉपिक पे आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपनी आगे जाके फर्दर थीसिस भी कंटिन्यू करो. तो दिस रिसर्च प्रपोजल इज ओनली फॉर एडमिशन पर्पज, नॉट अदर देन दैट. अगर आपको लगता है कि आपने उस टॉपिक पे अच्छा काम किया है, आप जाके उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, देन इट इज़ गुड. अदरवाइज इट इज़ अप टू योर सुपरवाइजर, इट इज़ अप टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि आगे चल के आप उसको चेंज भी कर सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली योर रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल. First we talk about your research proposal. In research proposal, basically your first heading is your abstract. Your first heading is your abstract. Now the question arises कि आप अपने abstract में क्या लिखोगे, क्योंकि people basically confuse in abstract and introduction. तो सबसे मेन बात ये आती है कि आप अपने abstract में लिखोगे क्या. In abstract you basically write down your basically background information, your background information. Then simply you can write down your research problem, and then you can write down your objectives, and last simply you can explain the significance. अब बात ये आती है कि रिसर्च प्रपोजल में जो अब्स्ट्रैक्ट है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए क्योंकि आपके अब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ये क्लियर हो जाता है कि आपके पेपर का बैकग्राउंड क्या है, आपका पेपर किस टॉपिक पे है, आपके पेपर का बेसिकली आप किस टॉपिक को आप टारगेट कर रहे हो. उसके बाद द मेन थिंग इज रिसर्च प्रॉब्लम. कौन से रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, आपने अपने टॉपिक पे कौन से रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने टारगेट किया है, उसी रिसर्च प्रॉब्लम के बेसिस पे आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करोगे. देन यू ट्राई टू सॉल्व योर रिसर्च प्रॉब्लम. देन योर ऑब्जेक्टिव. व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पेपर. आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप क्या एनालाइज करना चाह रहे हो, आप क्या जानना चाह रहे हो. यू हैव टू सिंपली एक्सप्लेन इन योर ऑब्जेक्टिव. देन लास्ट इज योर सिग्निफिकेंस. व्हाट इज द रिलेवेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. Then simply you have to mention all these things in your abstract, what you are going to mention. Next is your what. Your next heading in research proposal is what. Your next heading is basically introduction. Your next heading is introduction. Now simply in this introduction, simply you have to define your topic, not other than that. Simply you have to define the background, then simply you have to mention the evolution and brief overview of your topic. Brief overview of your topic. Simply in your introduction, simply you have to mention the background, evolution and brief introduction of your topic, not more than that. Because in abstract
यू ऑलरेडी कंसीडर ऑल द पॉइंट्स, इसलिए हम अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारा टॉपिक ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, हमारे टॉपिक का एवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, हमारे टॉपिक का मेन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ योर टॉपिक। तो हमको बस इसी चीज़ों पे टारगेट करना है, उससे ज़्यादा हमको और किसी चीज़ पे टारगेट नहीं करना है। देन आफ्टर योर इंट्रोडक्शन सिंपली you have to basically take next heading. And what's your next heading? Next heading is basically review of literature. Review of literature. अब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या चीजें टारगेट करोगे? सिंपली रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे, कुछ मैगजीन्स पढ़ोगे, कुछ बुक्स पढ़ोगे। Simply you have to review certain literature. Then certain literature is basically your research paper, your article, your paper, your publications, some government publications, some bulletins. तो after reading that particular literature आपको उस particular topic पे in depth नॉलेज हो जाएगी। उस इन डेप्थ नॉलेज के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग लोगों ने क्या काम किया है, अलग अलग लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग लोगों की मेथोडोलॉजी क्या है, उन्होंने कैसे एनालिसिस किया है। देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब बात ये आती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के आपके सामने दो ऑप्शन है। आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। You can simply write down your review of literature in paragraph, or you can simply write down your review of literature in table form. Table form. This is up to you कि आप अपने review of literature को table form में लिखते हो या आप अपने review of literature को paragraph form में लिखते हो। Simply if you are writing your review of literature in paragraph form, simply you have to take the author name, year and title. Suppose if you are writing your review of literature in table format, simply you have to make the table. Suppose this is your year, this is your author name, this is their title, and this is their finding. Then you can easily explain your review of literature for your research proposal. You can write it in paragraph also, you can write it in table form also. It is up to you कि आप कौन से फॉर्मेट में उसको लिखना चाहते हो। This is up to you. Then this is your review of literature. अब आप review of literature करोगे कहाँ से? सपोज करो आपने कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है, इट इज अप टू यू कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप बैंकिंग सेक्टर से हो, आप नॉन बैंकिंग सेक्टर से हो, आप किसी भी सेक्टर से हो। तो सपोज यू आर हैविंग सम पर्टिकुलर टॉपिक, देन आपको गूगल स्कॉलर से और आपको रिसर्च गेट से अपने टॉपिक से रिलेटेड यू हैव टू डाउनलोड सम पेपर्स, you have to find out some papers for the perspective of formation of your research proposal. At least you have to read 5 to 8 research papers. 5 to 8 research paper. जब आपने ये 5 से 8 research paper आप पढ़ लोगे ना, then you get in-depth knowledge of your particular topic. अब आपने जब रिसर्च पेपर आपने इतने सारे पढ़ लिए, आपको इस पर्टिकुलर सोर्सेज से आपको अच्छा रिसर्च पेपर you can easily find out. Then you can write your review of literature in paragraph and in table form. Now the question arises, after basically write down your this review of literature, the main question arises कि ये review of literature हमको help कैसे करता है, review of literature हमको help कैसे करता है। तो review of literature जब आप कर लेते हो तो आपके सामने आ जाता है रिसर्च गैप। अब आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, यू आर हैविंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर पर्टिकुलर टॉपिक, आपको सब कुछ समझ में आ गया कि ये पेपर है, इन्होंने पेपर लिखा है,
ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ये इनकी फाइंडिंग है। देन यू हैव टू फाइंड आउट सम गैप आफ्टर रिव्यूइंग सर्टेन लिटरेचर, यू हैव टू फाइंड आउट सर्टेन गैप। देन यू हैव टू राइट डाउन योर गैप कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा, इतने रिसर्च पेपर्स हमने पढ़े और ये पर्टिकुलर वेरिएबल है, ये पर्टिकुलर वेरिएबल है जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रीवियस स्टडीज में नहीं है। तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप मेंशन करोगे और बताओगे कि इस वेरिएबल पे, इस टॉपिक पे, इस इंडिकेटर पे काम नहीं हुआ है, इसलिए हम इस इंडिकेटर को टारगेट करेंगे। आप एक गैप फाइंड आउट करोगे कि इन प्रीवियस स्टडीज देयर आर n नंबर ऑफ स्टडीज, तो इस पे काम हुआ है, इस पे काम हुआ और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम नहीं हुआ है। तो देन यू कैन सिंपली राइट योर द गैप कि इस पे काम नहीं हुआ है। दिस इज योर ओन राइटिंग कि आपको बताना है कि आप इस इंडिकेटर पे काम करोगे, या आप ये कह सकते हो कि उन्होंने इस पर्टिकुलर ईयर के डेटा को लिया है, हम इस पर्टिकुलर ईयर डेटा को लेंगे। आप ये बता सकते हो कि इन्होंने इस वेरिएबल को लिया है और हम इस वेरिएबल पे काम कर सकते हैं। देन दिस इज अप टू यू कि आप अपने रिसर्च गैप में क्या बता रहे हो, कि क्या गैप है जो आपने फाइंड आउट किया है, उस गैप को आप फुलफिल करना चाहते हो। देन योर नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट। अब आपने अपना रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लिया, तो आपको अपने पेपर का एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। आपको अपने पेपर में बताना होगा कि आपके पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ये बताना है कि आप इस पेपर में करना क्या चाहते हो, आप इसमें पेपर में क्या एनालाइज करना चाहते हो, आप इस पेपर में क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। यू हैव टू मेंशन दैट। आपको बताना है कि आप ग्रोथ रेट निकालना चाह रहे हो, आपको बताना है कि आप कुछ कंपैरिजन करना चाह रहे हो, आपको बताना है कि आप कुछ रेशियोज को टारगेट करना चाह रहे हो, आपको बताना है कि आप कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स को एनालाइज करना चाह रहे हो और उसको जानना चाह रहे हो, या आप ग्रोथ रेट निकालना चाह रहे हो, या आप CAGR निकालना चाह रहे हो। देन सिंपली यू हैव टू मेंशन इन योर ऑब्जेक्टिव व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स योर टारगेट। सिंपली यू हैव टू explain your particular target in the objective of your study. For the purpose of your research proposal, आपको ज्यादा ऑब्जेक्टिव लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत लेंदी नहीं होना है, आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं जाना है। तो आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए बनाने हैं। अपने रिसर्च प्रपोजल में आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रखना है। देन यू कैन इजीली टारगेट योर ऑब्जेक्टिव। फिर आपको देखना है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव जो आपने किया है वो मीट हो रहा है कि नहीं। तो फॉर द रिसर्च प्रपोजल सिंपली यू हैव टू मेक सम ऑब्जेक्टिव। देन आपको बताना है कि हम इस पेपर में हमारा ये टारगेट है, हम इस पे काम करना चाह रहे हैं। देन अब आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब आपके सामने सारी चीजें आ गई, तो आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है। आपको बताना है कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे करोगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी में अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में आते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपके पेपर का रिसर्च डिजाइन क्या है। सबसे पहले आपको बताना है कि आप ये जो प्रपोजल बना रहे हो, आपके इस प्रपोजल की रिसर्च डिजाइन क्या है। रिसर्च डिजाइन में आपको बताना है कि दिस पेपर इज क्वांटिटेटिव, या दिस पेपर इज क्वालिटेटिव, या दिस पेपर इज डिस्क्रिप्टिव, या दिस पेपर इज व्हाट। आपको उस पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन में एक्सप्लेन करना है कि विच रिसर्च डिजाइन यू आर गोइंग टू यूज फॉर राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल। आपको ये सारी चीजें उसमें मेंशन करनी है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहली हेडिंग आती है, अब इसमें कई सारे पॉइंट्स आपके आएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आती है रिसर्च डिजाइन। सिंपली यू हैव टू मेंशन इन योर प्रपोजल which research design you are going to adopt. You have to mention that. Then after that you also have to mention the population of your study and the sampling, कि आपके इस पर्टिकुलर पेपर का, पर्टिकुलर प्रपोजल का पॉपुलेशन क्या है, किस चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, आपका यूनिवर्स क्या है, और आप कौन से उसमें सैंपल लेना चाह रहे हैं, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, आप कौन सी सैम्पलिंग को ले रहे हैं, और अगर इस पर्टिकुलर सैम्पलिंग को ले रहे हैं
तो क्यों ले रहे हैं आपको ये बताना होगा। कि सपोज करिए कि मुझे बैंकिंग सेक्टर पे काम करना है, तो देयर इज एन नंबर ऑफ बैंक्स, देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट सम बैंक दैट इज योर सैंपल। तो आपको ये बताना है कि व्हाट्स योर पॉपुलेशन एंड इन दिस पॉपुलेशन इन दिस यूनिवर्स आपका सैंपल क्या है। अब फॉर फाइंडिंग आउट दिस सैंपल आप किस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज कर रहे हो, विथ सैम्पलिंग टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज, रैंडम सैंपल, नॉन रैंडम सैंपल, एंड स्पेसिफिकली यू हैव टू मेंशन कि हम किस रैंडम सैंपल को यूज कर रहे हैं और हम क्यों यूज कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हम इसी में बात करें कि हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले हेडिंग में नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है, दैट इज योर देयर इज एन नंबर ऑफ हेडिंग इन दिस। तो अगर हम बात करें डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, अब इसमें बात आती है कि आप ये जो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो उसमें आप डेटा कहां से लाओगे, उसमें आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, उसकी बात करते हैं। सपोज इफ यू आर मेकिंग दिस रिसर्च प्रपोजल, सिंपली यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप अपने पेपर के लिए प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हो या आप अपने पेपर के लिए सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो। यू हैव टू मेंशन इन योर प्रपोजल देयर इज n number of ways for collecting the data from primary source and there is n number of sources from collecting the data from secondary source. Suppose you are making your proposal with the help of using your primary data. In case of primary data, there is n number of sources. For example, personal interview, for example, telephonic interview, for example, through questionnaire, for example, through schedule. Then there is a big difference between schedule and questionnaire. Schedule में आपको schedule और questionnaire में there is no much big difference, but कुछ होते हैं कि आपको questionnaire के लिए you should be literate, but schedule के लिए आपको literate होना जरूरी नहीं है। इसलिए क्योंकि questionnaire is sent through email, is sent through, तो उसमें if you are not literate then you cannot respond, but scheduled is filled by enumerators. Then enumerator simply asks certain question to respondent, then respondent basically gives. Then these are the sources of your primary. You can simply interview, telephonic interview, direct interview. Then you can simply make a questionnaire. You can simply make certain n number of questions. Then you can simply send it to another, you get your response. But if we talk about the secondary sources, then we are having n number of sources for secondary. N number of sources simply means you are having various government publications, you are having various government organizations that publish data, you are having various websites, then you are having various sources of your secondary data. Suppose if you are collecting data for a banking sector, you go on RBI website, you go on statistics, देन आप स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि आप कौन किस किस चीज़ का डेटा आप बेसिकली लेना चाह रहे हो। तो आप आरबीआई की बुलेटिन भी होती है, आरबीआई की अपनी रिपोर्ट्स भी होती हैं, तो आप अलग अलग तरीके से ये देख सकते हो। यू कैन सिंपली गेट योर डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्सेज, देन यू आर हैविंग वेरियस ऑप्शन टू डू दिस। अब बात करते हैं कि आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो आपको एक चीज़ और मेंशन करना होगा कि आप ये जो डेटा कलेक्शन कर रहे हो उसमें आपका टाइम पीरियड क्या है, आपके स्टडी का, आपके प्रपोजल का टाइम पीरियड क्या है, आपने टाइम पीरियड क्या सेट किया है। अब टाइम पीरियड में हम बात करते हैं, टाइम पीरियड में ये आता है कि आपका जो ये प्रपोजल है, आप इस प्रपोजल को बनाते समय किस ईयर से लेके किस ईयर का डेटा ले रहे हो, टाइम स्पेन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। सपोज आप स्टडी कर रहे हो 2010 से लेके 2023 तक, तो आपको बताना होगा कि इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक हम स्टडी कर रहे हैं और ये वेरिएबल ले रहे हैं और ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। देन इन दिस ऑल्सो यू आर हैविंग वन अनदर हेडिंग दैट इज योर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पार्ट। In analysis part, simply you have to analyze your data
by using various tools. For the perspective of your research proposal, you can use Excel. You can, with the help of Excel, you can simply analyze your data. You can simply find out growth rate, you can simply find out CAGR. You can analyze your data with the help of Excel. It is sufficient for your proposal purpose. उससे ज़्यादा आपको उस पर कुछ सोचना नहीं है. फिर जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, आपके पास एक प्रॉपर तरीके से आपको एक आइडिया लग जाता है, आप एनालिसिस कर लेते हो, तो आपको कंक्लूजन लिखना होता है. आपको एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आके पहुंचना होता है और ये बताना होता है कि जब हमने ये स्टडी की, हमने ये एनालिसिस किया, तब हम इस कंक्लूजन पे आ गए हैं कि हमारा ओवरऑल फाइंडिंग क्या है. व्हाट इज आवर ओवरऑल फाइंडिंग. हम अपनी इस ओवरऑल फाइंडिंग को अपनी कंक्लूजन में दिखाएंगे. आपको 8 से 10 लाइंस में ये बताना है कि व्हाट्स योर कंक्लूजन ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल. यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. Then when you are writing your conclusion, then you are having another heading, that is last heading of your research proposal. You have to write the references also. In references, basically what you are going to write, basically it includes कि आपने जहां से पेपर डाउनलोड किया है, आपने जिसका पेपर पढ़ा है, सिंपली आपको सारे सोर्सेस को एक साइट करना है कि व्हाट द लिस्ट ऑफ पेपर्स, व्हाट द लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट इज साइटेड फॉर द मेकिंग ऑफ योर प्रपोजल. आपको वो सारे रेफरेंसेस बिल्कुल ही मेंशन आपको करने हैं. अब इस रेफरेंसेस को मेंशन करने के लिए आप कौन से स्टाइल को यूज कर रहे हो, वेदर यू आर गोइंग टू योर APA स्टाइल, whether you are going to your MLA style, whether you are going to your Chicago style, आपको अपने रेफरेंसेस को किस पर्टिकुलर स्टाइल में अरेंज करना है. इट इज अप टू यू कि आपको ये बताना है कि जो जितने भी लिस्ट ऑफ सोर्सेज हैं साइटेड इन योर प्रपोजल, सिंपली यू हैव टू मेंशन ऑल द सोर्सेज ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल इन द केस ऑफ रेफरेंसेज. अब आपने ये एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि आप प्रपोजल बनाते कैसे हैं. तो मैंने आपको इनिशियल में बता दिया था कि ये जरूरी नहीं है कि आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रपोजल बना रहे हो उसी पे आप अपने आगे जाके PhD कंटिन्यू करो. दिस इज ओनली फॉर एडमिशन पर्पस. तो सिंपली वो आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपके प्रेजेंटेशन स्किल को, आप किस तरीके से किसी टॉपिक को एनालाइज करते हो, किस आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज कितनी है, आप कैसे अपने नॉलेज को उनके सामने प्रेजेंट करते हो, सिर्फ इतनी चीज़ों को चेक करना है. बाकी आप इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आगे जाके PhD करो. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. आपके ऊपर अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच कर रहा है तो आप उस पर कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाएंगे कैसे. आप अपने रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें रखेंगे. सपोज दिस इज योर रिसर्च प्रपोजल. सिंपली in this case, simply you have to write down your title. अब आपने अपना टाइटल लिख लिया. आपने यहाँ पे लिख लिया कि ये हमारा टाइटल है, ये हमारा रिसर्च प्रपोजल है, ये सबमिट कर रहे हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को. किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी. आप PhD, आप फिर आप अपना यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मेंशन करोगे कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हम इसको कर रहे हैं. आपने ये सब चीजें कर दी. अब आपने जब मेंशन कर दिया तो आपने ये देख लिया. फिर आपको अपना नाम लिखना है. नाम लिखने के बाद आपको अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. ये किस तरीके से आपने अपना प्रपोजल बनाया है, आपको सारी चीजें इसमें अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी है और दिखानी. देखिए, दिस इज योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद आपको अपने प्रपोजल में बताना है कि आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है. अब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को इस तरीके से भी लिख सकते हो. लुक एट, आपका यहाँ पे राइटर नेम है और वहाँ पे ईयर लिखा हुआ. आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर को इस तरीके से दिखा सकते हो. सिंपली आप अपना रिसर्च गैप आपको 8 से 10 लाइनों में लिखना होगा कि आपने रिसर्च गैप, आपने इतने सारे पेपर्स पढ़ लिए तो आपको क्या रिसर्च गैप निकल के आया. फिर मैंने बोला ना कि आपको अपने 4 से 5 ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे. इस ऑब्जेक्टिव को आपको देखना होगा कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स के हैं और ये ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं. देन देयर इज सम, यू हैव डिफरेंट हेडिंग ऑफ हाइपोथेसिस. व्हाट्स योर टेंटेटिव एजम्पशन, यू हैव टू ऑल्सो मेंशन कि हम ऐसा सपोज कर रहे हैं
कि अगर हम ये वेरिएबल लेते हैं तो ये आउटकम हो सकता है, ये वेरिएबल लेते हैं तो ये आउटकम हो सकता, then you are having some tentative assumption, that is your hypothesis. And as you know, there is two type of hypothesis, null and alternate. Then in simply research methodology, simply you have to mention your research design, sample size, आप अपने डेटा कलेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, आप अपने डेटा को कैसे एनालाइज कर रहे हो, आपकी उस स्टडी की लिमिटेशन क्या है। अब सबसे मेन पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस। आपने जो प्रपोजल बनाया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस पर्टिकुलर प्रपोजल का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, इसमें क्या कुछ बेनिफिट्स निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं आफ्टर मेकिंग दिस प्रपोजल। तो आपको यह बताना है। देन एट लास्ट you have to mention your chapter plan कि if you are taking this particular topic for your proposal, if you want to continue this as your thesis, तो आप उसमें अपने चैप्टर प्लान में क्या मेंशन करोगे, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव, देन यू हैव टू मेक योर चैप्टर प्लान, एट लास्ट यू हैव टू प्रोवाइड रेफरेंसेस। अब सबसे मेन चीज, आप अपने प्रपोजल को बनाएंगे, आप अपने प्रपोजल की 2 कॉपीज लेके जाएंगे, आपकी एक कॉपी, दोनों कॉपीज वहां पे जमा हो जाएंगी, बट आपका इंटरव्यू आपके पीपीटी के बेसिस पे होगा। तो अगर जब आप अपनी पीपीटी बनाएंगे तो आप कौन कौन सी चीजों को टारगेट करेंगे, मैं आपको वो बता देता हूं। सपोज इफ यू आर मेकिंग योर पीपीटी, सिंपली यू हैव टू राइट डाउन योर टॉपिक, यू हैव टू राइट डाउन दिस पर्टिकुलर टाइटल, दैट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आप किस डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, सिंपली यू हैव टू राइट डाउन योर डिपार्टमेंट। एक चीज और, पीपीटी में आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हैं, आपको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखना है। सिंपली यू हैव टू राइट डाउन इंट्रोडक्शन। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, थोड़ा बहुत अपने टॉपिक को आप बता सकते हो, आपकी इस प्रपोजल का सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप जो ये बना रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद आपको ये बताना है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर आपने किया है 8-10, तो उसमें से आप 1-2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर को इसमें आप दिखा भी सकते हो। अब आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है, देन यू आर हैविंग सम गैप, देन यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर गैप इन योर रिसर्च गैप। अब आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करोगे, तो सिंपली यू हैव टू राइट डाउन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब आपकी प्रपोज रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट्स योर ओन टेंटेटिव assumption, you have to mention in your PPT. Then your research methodology, simply you have to focus your heading, research design, data sources, study area and sample size, and then your chapter plan, then you come to your thank you part. तो आपको पीपीटी में बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रखना है। पीपीटी में आपको मेन पॉइंट लिखने हैं, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपके प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके प्रपोजल का डेटा सोर्स क्या है, आपके प्रपोजल की हाइपोथेसिस क्या है, आपके प्रपोजल की फाइंडिंग क्या है, आपने कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की है, और आपके पेपर का कंक्लूजन क्या है। सिंपली यू हैव टू मेंशन दैट, देन दिस इज ऑल अबाउट योर रिसर्च प्रपोजल।